Hello aspirants, welcome to Polity Revision series and this will be our part 5 of fundamental rights. Okay, so today we will finish this chapter. Now अब सब कुछ पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फंडामेंटल राइट बचता है जिसके बिना ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं है तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, बिकॉज इसके बारे में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था दैट द फंडामेंटल राइट्स दे आर मीनिंगलेस, यूजलेस, वर्थलेस एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर एनफोर्समेंट. ओके, अगर कभी भी इनका वायलेशन होता है तो, और इसीलिए हम लोग इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि अगर हम इनकी फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के प्रोविजन नहीं रखते तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी इवॉल्व नहीं हो पाता, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाता. और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में दैट हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि इसका आंसर प्रेसिडेंट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा. राइट, उसका आंसर प्रेसिडेंट था बिकॉज आपसे पूछा गया था प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूछा जाता या कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता तो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट होता. ओके, यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स कराती हैं और उन्हीं को अवॉइड करने का गोल है हमारा इस रिवीजन सीरीज़ में. इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड ऑफ एनी सिटीजन ही कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, ये बात हम लोग जब से फंडामेंटल राइट शुरू किया तब से बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं, इसीलिए दे आर फंडामेंटल. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस आर्टिकल 32 बिकॉज ये प्रोवाइड करता है राइट टू रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन. ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स अंडर आर्टिकल 32. देखिए, आपके राइट्स और भी हैं, फंडामेंटल राइट्स है वो अपनी जगह है, उसके अलावा लीगल राइट्स भी होते हैं जो आपको कानून से मिलते हैं. तो क्या लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं. ओके, लेकिन अगर आप जा भी रहे हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हो. नहीं, आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ तब आएगा प्ले में जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे होंगे. ओके, अदर देन फंडामेंटल राइट्स जैसे लीगल राइट्स वगैरह अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बट आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव कम अंडर आर्टिकल 32. ओके, इस 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के टाइम पर ही प्ले में आएगा. ओके, नॉट एनी अदर राइट्स लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स या फिर कस्टमरी राइट्स. वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज द सिने क्वा नॉन फॉर इन्वोकिंग दिस आर्टिकल 32. ओके, सो रिमेंबर, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होगा तो आप आर्टिकल 32 के अंडर में जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई और राइट वायलेशन हो रहे हैं इन चारों में से कोई कैटेगरी के तो आप सुप्रीम कोर्ट भले ही जाओ, लेकिन अंडर आर्टिकल 32 नहीं जाओगे. ओके, ज्यूरिसडिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है. ओरिजिनल का मतलब कि मैं अपने वायलेशन पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग बाय वे ऑफ अपील कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट. नो, अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाओ. क्या ये एक्सक्लूसिव है इसकी ज्यूरिसडिक्शन? तो नो, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव. क्यों? क्योंकि ये सेम ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 226. राइट, सो रिमेंबर, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा आर्टिकल 32 एज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड द आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ए नलिटी. सो इट इज़ द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हार्ट ऑफ इट. ये सब आपके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनते हैं जब मेंस में क्वेश्चन लिखते हो आप. What Supreme Court said? Supreme Court said that this Article 32 is the basic feature of Constitution, यानी इसको अमेंडमेंट के थ्रू भी पार्लियामेंट आपसे छीन नहीं सकता. It cannot be taken away even by the amendment to the Constitution. This contains 4 provisions. First is right to move Supreme Court by appropriate proceedings for enforcement of fundamental right. तो यहाँ पर Supreme Court will have the power to issue the directions, orders या फिर writs. Writs अलग अलग तरह की होती हैं जिसमें हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्यू वारंटो. और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है. एंड ट्रस्ट मी, अगर बच्चे 100 आउट ऑफ 90 बच्चों से अगर कभी गलती होती है फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन में तो वो इन्हीं को लेके होती है. इस पे आया हुआ क्वेश्चन हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और मैं आपको PYQ दिखाऊंगा भी आज इसी लेक्चर में. पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट्स ऑफ ऑल काइंड. अब यहाँ पे ये जो आप वर्ड देख रहे हैं अदर कोर्ट, अगर अभी रेट इशू करने की पावर सिर्फ 2 के पास है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226.
इनके अलावा जो अदर कोर्ट्स बच गए, क्या ये रिट इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनसे भी रिट इशू करानी है तो वो पार्लियामेंट चाहे तो इनको ये पावर दे सकता है। ओके, ओनली पार्लियामेंट। अब कल को अगर स्टेटमेंट घूम फिर के आ जाए कि अदर कोर्ट्स को रिट इशू करने की पावर प्रेसिडेंट दे सकते हैं, या गवर्नमेंट दे सकती है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, कोई नहीं दे सकता एक्सेप्ट पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही पावर दे सकता है अदर कोर्ट्स को टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स या रिट्स ऑफ ऑल काइंड। एनी अदर कोर्ट हियर डज नॉट इंक्लूड द हाई कोर्ट, क्योंकि उसके पास ये पावर ऑलरेडी है अंडर आर्टिकल 226। एंड द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट president can suspend right to move any court for enforcement of fundamental right but only during the national emergency। ठीक है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 359। ओके, सो कोर्ट में मूव करने का, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में कोर्ट जाने का राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वो भी तब जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होगी। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 359। चलिए अब हम जान लेते हैं अलग अलग टाइप की रिट्स और उनका स्कोप। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू ऑल दीज 5 टाइप ऑफ रिट्स, एंड पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट ऑल्सो टू इशू दीज 5 टाइप ऑफ रिट्स। ओके, पार्लियामेंट के पास है ये पावर। बिफोर 1950 ओनली हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास दे हैड द पावर टू इशू द रिट्स। सिर्फ इन 3 हाई कोर्ट्स की पावर थी, लेकिन बाद में सभी हाई कोर्ट्स को दी गई। नाउ आर्टिकल 226 empower all the high court to issue the writs. The writs are borrowed from the English law. इंग्लैंड में इनको प्रेरोगेटिव रिट कहते हैं हम लोग। okay. Now the writ jurisdiction of Supreme Court differ from High Court। अब ये आपका एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, बिकॉज एक बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है सिर्फ उन मैटर्स में जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए होंगे, जबकि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है अदर देन फंडामेंटल राइट्स के मैटर में भी। ओके, तो इसमें किसकी रिट ज़्यादा ब्रॉड हुई? हाई कोर्ट की, क्योंकि वो अदर मैटर्स पे भी इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की गई रेट वो ऑल इंडिया में लागू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे इंडिया में ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन हाई कोर्ट जो इशू करेगा वो उसके पर्टिकुलर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिस स्टेट को बिलोंग करता है या जहाँ तक उसकी ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, वहीं तक लागू होगी। यानी कि टेरिटरी वाइज सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की रिट की वैल्यू ज़्यादा है टेरिटरी वाइज, ठीक है। लेकिन स्कोप वाइज हाई कोर्ट की ज़्यादा है, क्योंकि वो किसी भी मैटर पर रिट इशू कर सकता है, राइट। सो रिमेंबर दिस, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर पर्पस ऑल्सो। ओके, यानी कि कोई अदर लीगल राइट भी वायलेट हुए तो भी वो इशू कर सकता है हाई कोर्ट। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाइज देखेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन ऑफ गवर्नमेंट इन एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, जबकि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे अगर मणिपुर हाई कोर्ट है तो उसकी रेट वहीं तक लागू होगी। ओके, सो इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा है हाई कोर्ट से, लेकिन अगर मैटर्स के रिस्पेक्ट में कहें स्कोप, तो स्कोप हाई कोर्ट का ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो अदर मैटर्स पर भी इशू कर सकता है। अब पांचों टाइप की रिट्स को एग्जामिन करते हैं, एंड ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में दिक्कत देता है आपको। हैबिस कॉर्पस, ये सब तो फालतू की बातें हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ एंड ऑल दोज थिंग। बस हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है कि कब इशू की जा सकती है और किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। सो इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन। अब जैसे पुलिस कई बार कस्टडी में ले लेती है किसी को और फिर उसको बस रखा हुआ है, जैसे वो उमर खालिद नाम का लड़का है, ओके, या कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ है, या प्राइवेट इंडिविजुअल में किसी ने एक को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए कहा जाता है कि इस बंदे को हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर द कोर्ट। ओके, कोर्ट फिर एग्जामिन करेगा उस कॉज को एंड लीगैलिटी ऑफ हिज डिटेंशन। इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। ओके, दिस रिट इज बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन। अब अगर मान लीजिए कि किसी को सरकार ऐसे आर्बिट्री डिटेन करना शुरू कर दे, स्पेशली द जर्नलिस्ट वगैरह को, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आपको जाके हैबिस कॉर्पस की रिट फाइल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहेगा कि ये जो डिटेंशन है वो बिल्कुल इलीगल है,
ठीक है, उसने जो रिपोर्टिंग की वो बिल्कुल सही थी, उसके अगेंस्ट ऐसे कोई पुलिस या सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर सकती और फिर वो उसको फ्री कर सकती है। एंड रिमेंबर दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। राइट, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे लोन लिया और आप वो अपना लोन नहीं चुका पाया तो आपने उसको उठा के घर में अपने घर में बांध के रख लिया। नो, ओके, आपके अगेंस्ट भी इस तरह की रिट इशू करवाई जा सकती है कि आपने किसी को बंद कर रखा है। रिट इज नॉट इश्यूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल, जहां पे कानून के तहत ही उसको गिरफ्तार किया गया हो, या प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर कोर्ट, या तो उसने कोर्ट की डिग्निटी कम करने जैसा कोई काम किया है या फिर उसने लेजिस्लेचर की डिग्निटी करने का कोई काम किया है, जैसे कह दिया कि सारे डकैत बैठते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने की है तो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पे चलाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट ये क्या है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा और यहाँ पे जब मैं आपको जुडिशरी चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, तब हम ये कंटेम्प्ट वगैरह समझ लेंगे। अभी थोड़ा स्कोप को नैरो डाउन रखते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जहाँ पे डिटेंशन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ हो। एंड फोर्थ वन इज व्हेन द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, जैसे अगर कोई सपोज मिलिट्री वगैरह का मैटर है तो वो उनके खुद के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो हैंडल करते हैं। ओके, सो रिमेंबर दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है और इन 4 केस में इशू नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब आप समझ सकते हो कि वी कमांड अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट इंडिविजुअल को तो कमांड नहीं कर सकता ना कोर्ट, कहीं ना कहीं सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज यानी गवर्नमेंट जुडिशरी से रिलेटेड जगह पर ही चलेगी सुप्रीम कोर्ट की, प्राइवेट पे कैसे चल सकती है, राइट। अब एक प्राइवेट कंपनी को तो नहीं बोल सकते कि वी कमांड यू, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज ए कमांड इशूड बाय कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज़ फेल्ड और रेफ्यूज टू परफॉर्म। अब सपोज कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आरटीआई से उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई और उसने कह दी, डिनाई कर दी, ठीक है, कि मैं नहीं दे रहा। ओके, जबकि ये मैंडेटरी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बोल सकते हो और वो इशू करेंगे उनको डायरेक्शन कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट ऑल पब्लिक बॉडीज, ए कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, लेकिन ये सब के सब कहीं ना कहीं पब्लिक अथॉरिटीज ही हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी टू एनफोर्स द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट प्रोसेस नहीं है, ये पजेस है, दैट डज नॉट पजेस दी स्टैच्यूटरी फोर्स। ठीक है, स्टैच्यूटरी फोर्स यानी कि ऐसी कोई उसकी उस पर कोई कानून नहीं है। अब जैसे ये सेल अथॉरिटी वगैरह है, ओएनजीसी है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इन पे वो लागू होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट अगर ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही है तो उसको फॉलो करना होगा क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाई है इन सबको। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसपे कोई स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है ही नहीं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते। व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। अब जैसे आरटीआई में कुछ है ना कि अंडर सेक्शन 8 आप ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी है आपको, ठीक है, या कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा हो कि डिस्क्रिशनरी है, हम चाहेंगे तो दे देंगे, जैसे यूपीएससी है, वो उसकी डिस्क्रिशन पे है कि वो चाहेगा तो आंसर की लास्ट में दे देगा, चाहेगा तो प्रीलिम्स के बाद दे देगा, वो उसकी मर्जी है। ओके, ऐसी कई स्टेट पीएससीज है तो वो डिस्क्रिशनरी है। अगर मैंडेटरी कर दिया जाए, गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर दे उनके लिए कि पीएससी के लिए ये कानून बनाया जाता है, उनको इसी तरीके से फंक्शन करना होगा, तो बात अलग है। इट टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, ये तो बिल्कुल इशू नहीं की जा सकती। एंड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, ये भी इशू नहीं की जा सकती, जबकि दोनों कहीं ना कहीं हमारे गवर्नेंस के ऑर्गन से ही जुड़े हुए हैं। ओके, सो मैंडेमस में ये याद रखिएगा किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। ओके, लेकिन एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये क्या कह रहा है कोर्ट, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, यानी कि यहाँ पे ये आपको एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दे रहा है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक है, प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि आपको अपनी ड्यूटी करो। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे ये प्रोहिबिट कर रहा है। ओके, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, ये कहकर कि आप एक्सीड कर रहे हैं अपनी जुरिस्डिक्शन, ये आपका मैटर नहीं है, या फिर यू आर यूसर्पिंग ए जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोर्ट, हायर कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या हाई कोर्ट हो सकता है, ये नीचे के कोर्ट्स को इशू कर रहा है डायरेक्शन कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर रहे हो। अनलाइक मैंडेमस विच डायरेक्ट द एक्टिविटी, ऊपर जो मैंडेमस था उसने क्या कहा था, उसने एक्टिविटी डायरेक्ट की थी कि आप करो ये काम, जबकि प्रोहिबिशन क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग इन एक्टिविटी कि ये काम आपको नहीं करना है, ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर गए। ओके, और क्योंकि ये कोर्ट के अगेंस्ट इशू की जा रही है, सो इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जैसे कि ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, या फिर एनजीटी, इस तरीके से।
इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, जबकि ऊपर वाली हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी अवेलेबल थी, या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़। फोर्थ कैटेगरी है स्टैट्यूटरी। नाउ दिस मीन्स टू बी सर्टिफाइड, दैट इज टू बी इन्फॉर्म्ड। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हायर कोर्ट्स हैं इनको कौन इन्फॉर्म करेगा, नीचे वाले ही कर सकते हैं ना। सो इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विथ लेटर टू इटसेल्फ या फिर टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। कई बार ये ऊपर से कह सकता है जो हायर कोर्ट्स हैं कि आप ये वाले केस ऊपर भेजिए, आप ये सेंसिटिव केस है हम इसको देखेंगे, या फिर आपने जो ऑर्डर दिया उसको क्वेश कीजिए, ये गलत है। ओके, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एरर ऑफ लॉ। जैसे एक बार हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक को डेथ पेनल्टी दे दी थी, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का केस है, लेकिन छोटी सी गलती पे दी थी, तो वो हाई कोर्ट ने फिर उसको ऊपर से ऑर्डर दिया कि ये केस हमें ट्रांसफ़र कीजिए। ओके, तो एरर हुई थी कहीं ना कहीं उससे, वहाँ का जो भी जज बैठा होगा ज़्यादा मस्ती में आ गया होगा। ओके, सो जो ऊपर वाली थी प्रोहिबिट, अब ये उसके जैसी लग रही है आपको, लेकिन जो ऊपर वाली थी इट वॉज ओनली प्रिवेंटिव, वो आपको रोकने के लिए दी जा रही थी कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। लेकिन ये वाला जो है वो प्रिवेंटिव तो है, उसके साथ साथ क्योरेटिव भी है। अगर आपसे कोई एरर हो गई है तो फिर हायर कोर्ट इस केस को अपने लेवल पे सुनेगा और क्योर करेगा कि ये एरर ऑफ लॉ की वजह से हुआ था, ठीक है, गलती हुई थी जज से, ठीक है। तो ये जो है statutory, it is preventive as well as curative. Till 1990, the writ of statutory could be issued only against the judicial authorities, quasi-judicial authorities, but not against the administrative authorities, just like the prohibition. But in 1991, Supreme Court said that this can be issued even against the administrative authorities if it is affecting the right of individual. So remember this point. ठीक है, ये एग्जाम में आपसे गलती कराएगा। Now, like prohibition, it is also not available against the legislative body, private individuals and bodies. Okay. Next is क्यू वारंटो। सो ये तो क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही रेज कर रहा है, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये कोर्ट इशू करता है टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस पर बैठे। जैसे आजकल बड़ा फैशन चल रहा है कि स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी बना के कई लोग अपने रिश्तेदारों को, बेटे बेटी दामाद सबको स्पेशल ऑफिसर ऑन ओएसडी, ठीक है, ओएसडी बोलते हैं उसको, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी बनाकर अपॉइंट कर रहे हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, ठीक है। गवर्नर हाउस में अपॉइंट कर दिए जाते हैं, कई बार सीएम हाउस में अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो ये उस केस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या लीगैलिटी है, क्या राइट है इस आदमी के पास इस पब्लिक ऑफिस में बैठने का। It prevent illegal usurpation of public office by a person, but it can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by statute और by constitution, ठीक है। बट इस केस में नहीं हो पाता ये सब स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, क्योंकि ये कोई ऐसे परमानेंट कैरेक्टर के ऑफिस नहीं होते हैं, वो कर देते हैं अपॉइंट गवर्नर हाउस में। अनलाइक द अदर फोर रिट्स, शुरू में हमने जो 4 देखी ना, वो वही पर्सन जा सकता है उसमें जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही जाएगा, कोई भी सिटीजन जा सकता है कि हमारे यहाँ गवर्नर हाउस में इस तरह के कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, चलिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने बात की। अब हम लोग आगे क्विकली 2-3 आर्टिकल्स और हैं, उनको और देख के आज ही खत्म करते हैं इस टॉपिक को। आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 33 इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो पुलिस है, जैसे जनरली आप फिल्में वगैरह में देखते हो कि कई बार ऐसे इमोशनल डायलॉग मारे जाते हैं कि क्या पुलिस वालों के कोई अधिकार नहीं होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेज। क्यों किए गए? क्योंकि आप ये सोचिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी आके कल को बोले कि मेरी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं मीडिया से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और मैं कोई सीक्रेट खोल दे रहा हूँ अंदर के कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो ये सब नहीं अलाउ किया जाता है। इसलिए इनकी फ्रीडम पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि डिसिप्लिन बना रहे अंदर। ऑब्जेक्टिव द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग दैम। क्योंकि कुछ साल पहले हुआ था ना, एक सीआरपीएफ जवान ने या आर्मी जवान था, उसने वीडियो बना के क्या दिखा दिया था कि ऐसी हमें रोटियां मिलती हैं, ऐसी दाल मिलती है, पानी है इसमें सब कुछ। तो वो ठीक है, गलत था, लेकिन वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाएंगे ये चीज़ें और वहीं पे कंप्लेन करेंगे। इस तरीके से आप डायरेक्ट या तो मीडिया से बात करें या वीडियो बना के पब्लिक करें सोशल मीडिया पे, वो अलाउ नहीं है। ओके, फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था।
Power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament and not on state legislature, and such law cannot be challenged in any court. These 3 points are extremely important. क्यों? क्योंकि आर्म फोर्सेस है या पुलिस फोर्सेस है. अब आप कह सकते हैं पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है सर. हाँ है. ओके, तो पुलिस तो हर स्टेट की है, तो अपने अपने रूल बना लीजिए. नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को इसलिए दिया गया ताकि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे कि ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे पुलिस वालों को भी. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर को अथॉरिटी नहीं है इससे रिस्पेक्टेड लॉ बनाने की, और ऐसा बनाया हुआ कोई भी लॉ चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में. इसी के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट ने काफ़ी सारे लॉज बनाए, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट. दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. आपने कभी नहीं देखा होगा ना पुलिस वाले ऐसे यूनियन बना के हड़ताल करें, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें अच्छे घर दो, नहीं तो हम हट जाएंगे ड्यूटी से. पुलिस अगर 10 मिनट के लिए भी हट जाए शहर से तो लूटपाट मत जानी है इतने में तो, राइट. तो पुलिस में आप कभी नहीं देखोगे इस तरह के कि कोई एसोसिएशन बना दिया है या ट्रेड यूनियन टाइप की बना ली उन्होंने या पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया. अलाउ ही नहीं है. राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, ये भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है. ठीक है, ये भी अलाउ नहीं है आपको. एंड राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन एट्सेट्रा, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. बट रिमेंबर, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं. नहीं, इन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काम करने वाले बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स, कुक, चौकीदार, ये सब पर भी रिस्ट्रिक्शन है. ओके, ऐसा नहीं है कि ये लोग वहाँ पे जिनके सामने कई बातें होती हैं कुक वगैरह के सामने या जो वेटर्स वगैरह होते हैं उनको आज़ादी है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं बाहर आके. नहीं, उन पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है. जो भी एम्प्लॉय होंगे ना यहाँ पे सब पर रिस्ट्रिक्शन होगी जो इससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, दे आर बूट मेकर्स, दे आर टेलर्स. ओके, दीज आर नॉन कॉम्पिटेंट्स, ये फाइटर्स नहीं होते हैं, बट इन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है. पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल. लेकिन यहाँ पे कोर्ट मार्शल जो कि एक्सक्लूसिवली आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है बिकॉज उनके खुद के ट्रिब्यूनल्स होते हैं. ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश अंडर मिलिट्री लॉ फ्रॉम द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये इन पर लागू नहीं होती रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, सो फार एज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 34 दैट इज मार्शल लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स. अब आज मणिपुर के रिस्पेक्ट में आप सोचिए कि अगर वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें दैट इज मिलिट्री रूल, तो क्या होगा. फर्स्ट थिंग इज कि वहाँ से सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रूल्स पूरी तरीके से हट जाएंगे. मिलिट्री उसको डायरेक्टली मैनेज करेगी अपने खुद के लॉ एंड रूल्स के अकॉर्डिंग. ओके, अब उसमें चाहे कितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं, आप क्लेम नहीं कर सकते कि इन लोगों ने हमारे साथ ये किया वो किया. उसमें उस वक्त सीधा ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉ एंड ऑर्डर रीस्टैब्लिश करना है, फोर्स को फोर्स से ही रिपील करना है. तो जो लोग कहते हैं, कुछ इस तरह के नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मिलिट्री रूल सबसे बेस्ट होगा इस देश के, नहीं, मिलिट्री रूल जान निकाल देगा. द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. उस टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स पे पूरी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी जब मार्शल लॉ लगा होगा आपके शहर में. इट एम्पावर्स पार्लियामेंट, नाउ अगेन फोकस, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई. ठीक है, यानी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के टाइम उस टाइम कोई भी गलतियां हुई हो, सीधे गोली क्यों ना मार दी हो किसी को, अब पार्लियामेंट चाहेगा तो उनके उन पापों को बिल्कुल इंडेमनीफाई कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है. ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंडेमनीफाई any government servant or any act done by him in connection with maintenance and restoration of order when martial law is in force in that particular area. ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी का टाइम होता है या मार्शल लॉ जो, तो अभी तो खैर हमने देखा नहीं आज तक, लेकिन अगर मार्शल लॉ होता है ना उस टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट्स बड़े बेकाबू हो जाते हैं, वो अपनी पावर का जम के मिसयूज़ करते हैं. पार्लियामेंट कैन वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, फॉरफीचर ऑर्डर या अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया. ठीक है, इसको पार्लियामेंट ही कह सकता है कि कोई सज़ा नहीं होगी इस टाइम पर, चाहे जो भी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हुए हों, जो भी ह्यूमन राइट्स आपके वायलेट हुए हों. ठीक है, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दिस इज मेड बाय पार्लियामेंट एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट. ओके, ये भी हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से ही लिया है. मार्शल लॉ ही तो फोर्स में था ना उस टाइम जब जलियांवाला बाग हुआ था. ओके, इट जस्ट मीन, बट देखिए एक चीज़ याद रखिए कि ये जो वर्ड है मार्शल लॉ, इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है. डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी बिकॉज इसका सिंपल सा है, मिलिट्री रूल करेगी इस वक्त. ओके, वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ.
Okay, now remember few facts about this. First is इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं है कि लगेगा तो पूरे देश में लगेगा, नहीं, जहाँ पर अफेक्ट हो रहा है ज़्यादा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, वहीं पे लगाएंगे. इट इज़ इम्पोज अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज लाइक वॉर, इन्वेशन, इंसरेक्शन, किसी ने पावर कैप्चर कर ली हो, रेबिलियन या फिर राइट्स या फिर एनी वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ. Justification is to repeal force by force for maintaining or restoring order in society. During operation of martial law, military authorities are vested with abnormal power. अब हमारे यहाँ कभी कभी हम लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्पोज कर देते हैं, ठीक है. उसी में इतने ज़्यादा वायलेशन हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, इतना मिसयूज़ हो जाता है पावर का. तो अगर आप मिलिट्री या मार्शल लॉ लगाने की बात करें तो फिर क्या ही होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन राइट ऑफ सिविलियंस. दे कैन पनिश सिविलियंस एंड इवन कंडेम डेम टू डेथ. ठीक है, अभी तो फिर भी कि पुलिस अगर कुछ करती है तो आपके पास कुछ तो है कि हम अपने नेताओं के पास जा सकते हैं या ऊपर कोर्ट के पास जा सकते हैं. लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा है और वहाँ पे आपको मार भी दिया गया तो कुछ नहीं होने वाला. ओके, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ बातें की. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस. हैबिस कॉर्पस अभी हमने देखी ना, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ. तो अगर मिलिट्री ने किसी को उठा के अपनी कस्टडी में रख लिया तो वो तो कह देंगे मार्शल लॉ लगाए, क्या कर लोगे. लेकिन उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि नहीं, इसमें हैबिस कॉर्पस की रिट सस्पेंड नहीं होगी. अगर हम कहेंगे कि लेके आइए उस आदमी को तो लाना पड़ेगा. ओके, सो दैट वाज आर्टिकल 34. व्हाट अबाउट आर्टिकल 35? Power of parliament make laws to give effect to the provision of this part. Now, notwithstanding anything in this constitution, the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliament and not state legislature. तो हमने आर्टिकल 16 पढ़ा था जब हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट में ये कंडीशन लगा दी जाए कि आप इसी स्टेट के रेसिडेंट होने चाहिए. ठीक है, एक आंध्र प्रदेश में एक चला आ रहा है, तो ये पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं. वरना तो सारे स्टेट यही लॉ बना देते कि लोकल लोगों को ही देंगे सिर्फ हम जॉब. Okay. Second is appointment under Article 16 in state or union territory or local authorities. Empowering other courts with Article 32. हमने ऊपर देखा था कि अगर अदर कोर्ट्स को भी रिट इशू करने की पावर देनी तो वो कौन दे सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है. ओके, उसी तरीके से आर्टिकल 33 जो हमारे इन मिलिट्री आर्म फोर्स पर्सनल के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल करने की बात हो, या मार्शल लॉ के रिस्पेक्ट में हो, या अनटचेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हो, या फिर आर्टिकल 23 जो आपका बेकार एंड फोर्स लेबर को रिस्पेक्ट में. तो इन सब के रिस्पेक्ट में लॉ कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट. ओके, द पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये बात है आर्टिकल 35 की. और क्यों दी गई ये पावर से पार्लियामेंट को? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे थ्रू आउट द इंडिया. ओके, दिस आर्टिकल 35 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर्स मेंशन्ड अबव इवन इफ दे फॉल इन द स्टेट लिस्ट. क्योंकि पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राइट, लेकिन फिर भी उस पर लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है. एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स. अब 3 एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 31A, 31B, 31C. 31A की जब हम बात कर रहे हैं तो इट टॉक्स अबाउट सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स. अब ये जो 5 कंडीशन दी गई है यहाँ पर, उनके बारे में बात कर रहे हैं. ये जो 5 लॉज अगर बनाए जाएंगे तो इनको आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते इवन इफ दे गो अगेंस्ट दी आर्टिकल 14 एंड 19. ये 5 कौन से हैं ये आप पढ़ लीजिएगा. एक्चुअली यहाँ पे कोई शादी या कुछ हो रहा है तो उसके ढोल बज रहे हैं, सो प्लीज बियर विद दैट, बट आई विल फिनिश दिस क्विकली नाउ. द वैलिडेशन टू सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन. आर्टिकल 31 भी बात करता है कि अगर हमने किसी एक्ट या लॉ को 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये बातें भी मैंने आपको पहले बताई थी. और आर्टिकल 31C बात करता है, इसको मैं और डिटेल में लूंगा जब मैं आपके साथ डीपीएस भी करूंगा नेक्स्ट सेशन में. आर्टिकल 31, 39B एंड C ये बात करता है अबाउट प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ की. ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है ये. तो अगर आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया गया है और अगर वो वायलेट भी कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो भी उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड. ये बात कहता है आर्टिकल 39C. ठीक है, तो चाहे वो 14-19 को वायलेट कर रहा हो, लेकिन वो इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है 39B और C को, तो ऐसे लॉ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते. क्लियर? इसकी बात और करेंगे हम लोग डीपीएसपी के टाइम. क्रिटिसिज्म ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत में सब दिया हुआ है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट.
मैं आपके साथ कुछ PYQs देखूंगा, ये आप खुद देख लीजिएगा 2017, 18, 19 के, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो 20 के बाद से जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सीधे लास्ट के क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। ओके, now read this question number 17. In India, which one of the following constitutional amendment widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? ठीक है, अब मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जितनी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है ना आर्टिकल 19 में फ्रीडम पे, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये सब पहले से नहीं थी, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू की गई है और इसका आंसर था फर्स्ट अमेंडमेंट, और ये क्वेश्चन जस्ट अभी का है 2023 का। ओके, सिमिलरली नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। वैसे मैं पर्सनली बिलीव करूंगा कि आप इसको पॉज करें, इसको करेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया दैट मीन्स आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। विद रेफरेंस टू रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स following consider following statement: mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Okay, second is mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Now this is absolutely wrong. हमने अभी देखा ऊपर, ठीक है, कि अगर वो गवर्नमेंट कंपनी तो उसके अगेंस्ट तो लगेगा ही ना, दैट वी कमांड एंड एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। नाउ ये हमने ऊपर देखा था कि जो शुरू के चार है उनके अगेंस्ट सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन जा सकता है, बट लास्ट क्यू वारंटी के अगेंस्ट सब कोई जा सकता है। ओके, सो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? 2021 का क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया तभी बताया कि ये आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। ओके, बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं बट मैं उतना पीछे जाऊंगा नहीं, ठीक है, हम सिर्फ जो लेटेस्ट क्वेश्चन उन्हीं को देखेंगे। ये भारत रत्न वगैरह के रिस्पेक्ट में आया था आर्टिकल 18(1), ठीक है, जो टाइटल्स वगैरह की बात करता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा करेक्ट और इनकरेक्ट रीड किया कीजिएगा, कई बार एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वॉज सस्पेंडेड ओनली वंस। यस, मोरारजी देसाई एक बार नहीं 2 बार सस्पेंड हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। नहीं, 5 नहीं है, इट इज़ 3 एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेट करता है और आपके स्टैटिक से भी, इसलिए हम लोग पॉलिटी में करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं, जबकि एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स कर रहे हैं। सो बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।